আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी को बांग्ला नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पयला वैशाख की सुबह उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बाद में संवाददाताओं के साथ प्रश्न उत्तर सत्र में कहा कि वह राज्य के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এছাড়া জনজাতি যারা আছে তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন নামে নববর্ষ আছে। তো মাতৃপুরী সুন্দরীর কাছে এসছি, আজকে সস্ত্রীক এসছি, সেই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনা করেছি এবং আমাদের ত্রিপুরা যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যাতে আগামী দিনও সবাইকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, সব দিকে সবাই যেন ভালো থাকে সেই প্রার্থনাই মার কাছে। उल्लेखनीय है कि 51 शक्तिपीठों में से एक उदयपुर का त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। हाल ही में प्रसाद परियोजना के तहत 54 करोड़ की लागत से इस मंदिर का रेस्टोरेशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद योजना के तहत त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के लिए न्यू दिल्ली के अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को मंदिर के उद्घाटन की तारीख निश्चित करने की सलाह दी गई। उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर के नए भवन का निर्माण पिछले मार्च में पूरा हुआ था। मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मांसाहारी वस्तु की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पुनर्निर्माण से यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा, जिससे त्रिपुरा के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बंगाली समुदाय खान पान के शौकीन होते हैं और ऐसे में अगर मौका बांग्ला नववर्ष का हो तो यह एक सुनहरा अवसर है। यही कारण है कि बैशाख के पहले दिन मांस मछली की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई है और मिठाइयों की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। एक तरफ फ्यूल और गैस की कीमतें बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मछली और मांस के बाजार में आग लगी हुई है। बंगाली लोग इन दोनों के बीच ही नववर्ष मना रहे हैं। हालांकि नए साल में सब्जी बाजार कुछ हद तक नियंत्रण में है, लेकिन मछली और मांस की आसमान छूती कीमतों ने लोगों की जेबें खाली कर दी है। बैशाख के पहले दिन मंगलवार को राजधानी अगरतला के मुख्य बाजारों में भीड़ देखी गई। महाराजगंज बाजार, धौलेश्वर बाजार, लेक चमोनी बाजार और तुलसीवती बाजार में सुबह से ही भीड़ रही। राज्य सरकार ने राज्य में 21 स्थानों पर रियायती मूल्यों पर 6000 केजी मछली बेचने की व्यवस्था की थी, क्योंकि बैशाख के पहले तारीख को मछली और मांस की कीमतें बढ़ सकती है, लेकिन इससे भी बाजार मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया। भेड़ का मांस 1100 रुपए प्रति केजी की कीमत पर बेचा गया, जबकि ब्रॉयलर चिकन की कीमत घरेलू चिकन की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही। मछली के मामले में रुई कातला 500 रुपए प्रति केजी में बेची गई, जबकि हिल्सा मछली 1500 से 1800 रुपए प्रति केजी बेची गई। ব্রয়লার 1 টাকা 150 টাকা গত বছরের তুলনায় কি কমছে না একই ব্যবসা কিরকম ব্যবসা আগের তুলনায় একটু খারাপ ব্যবসা বাণিজ্য ওখানে ভালো না বুঝবো ঘরে ওইটি 160 টাকা দেশি 750 দেখলাম এই মাছের দাম কিন্তু বেড়ে গেছে, বেড়ে গেলেও নতুন টাটকা মাছের লাফানো, গায়ে জল পড়া, এখন বছর উপর মাছের তো একদম একাকার করে দিয়েছে। বাঙালি মাছে মাছে বাঙালি, এটা মাছ বাজারে এলে বোঝা যায়। সবজি বাজারেও এই একই রকম বাড়ির গিন্নিদের বায়না থাকে, বাচ্চাদের থাকে এই যে আয়োজন, এটা সুন্দর মিলেমিশে সুন্দর আয়োজন। বাংলার ঘরে ঘরে এই পার্বণ।
नए साल की पूर्व संध्या पर दही और मिठाई के बिना बंगाली व्यंजन अधूरा रहता है। मंगलवार को राजधानी की प्रमुख मिठाई दुकानों पर सुबह से ही भीड़ रही। আমাদের একটা বছরে একটা দিন সবাই একটু ভালো খাবার চায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে, বাচ্চাকে নিয়ে, মা বাবাকে নিয়ে একটু ভালো প্রতিদিনই তো খায়, তারপরে আজকে একটু স্পেশাল। শুভ নববর্ষ ঠাকুরের জন্য মিষ্টি, দই মিষ্টি লাইন করে ভালো করে নেওয়া, তাই আর কি আজকে ভালোভাবে সবার সাথে যাতে ভালোভাবে দিনটা কাটাতে পারি। কোনো দাম টাম নাই, আগে ঘুরছি সব কিছু। দই লাগছে 30 টাকা, চাল পাই 200 টাকা, কি করলো 15 টাকা, রসুন 10 টাকা, आगे যেটু বড় বড় लाठी 10 টাকা। हर नए साल की सुबह बाजार में मछली और मांस की कीमतें थोड़ा बढ़ जाता है। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। हालांकि बंगाली लोग नए साल की पूर्व संध्या के लिए सभी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखते हैं। यह वह जगह है जहां आप सभी अमीर और गरीब बंगालियों को एक पंक्ति में देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मंगलवार को बैसाख महीने के प्रथम दिन के अवसर पर लक्ष्मी नारायण बाड़ी में बही खाता पूजा का आयोजन किया गया। .com के इस युग में भी अर्थव्यवस्था और समाज व संस्कृति का यह अद्भुत तालमेल बांग्ला संस्कृति को समृद्ध कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बंगालियों के 12 महीनों में 13 त्योहार मनाए जाते हैं और इन्हीं त्योहारों में से एक है बैसाख का पहला दिन। बैसाख का पहला दिन चैत्र संक्रांति के अगले दिन यानी बंगाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। व्यवसाय भी नए साल के पहले दिन को हालखाता के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए हालखाता बंगाली नववर्ष के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बैसाख के पहले दिन व्यापारी बही खाता पूजा करने के लिए मंदिर आते हैं। अपने व्यापार में गणेश और लक्ष्मी पूजा का आयोजन करने वाले अगरतला के व्यापारियों ने मंगलवार को पारंपरिक लक्ष्मी नारायण बाड़ी मंदिर में बही खाता पूजा के साथ नए साल की शुरुआत की। इसीलिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। বর্ষার শুরু সময় ভগবানের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে ওদের হালখাতা ছুঁয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করে নিয়ে আসে। আর আমাদের মায়েরা তাদের স্বামীর কল্যাণার্থে, স্বামীর এবং সংসারের মঙ্গলার্থে ওরা সকাল থেকেই টান টান করে ঠাকুর বাড়িতে ভিড় করে, যে সবার জন্য সুখে শান্তি থাকে, সবার জন্য বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। আজকের দিনে আমাদের যারা বাঙালি আছি তাদের জন্য স্পেশাল, কারণ আজকে বাংলা নববর্ষ। আজকে সবাই গুরুজনদের আশীর্বাদ দেবো, সারা বছর যাতে ভালোভাবে সব কাছে, তারপরে ভগবানের আশীর্বাদ আজকে দেওয়ার জন্য সকাল সকাল এখানে করে এসেছি। মাসের 13 পার্বণ তো এর মধ্যে বৈশাখ মাস, এটা হলো সবচেয়ে আমরা বাঙালির প্রধান উৎসব। আজকে প্রথম দিনে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে এসছে একটু ঠাকুরকে পূজা দেওয়ার জন্য, পরিবারের সবাই ভালোর জন্য, সারাটা বছর যেন আমাদের ভালো যায় সেই জন্য আমরা ঠাকুরের কাছে পুজো দিতে এসেছি। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद व्यवसायी अपने पुजारियों के साथ पूजा अर्चना कर नए साल की यात्रा शुरू करते हैं। पुजारी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और इस बही खाते का उपयोग व्यवसायियों द्वारा व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। দোকানের খাতা নিয়ে এসেছি পূজা দেওয়ার জন্য, পূজা দিচ্ছি। দোকানের প্রথম দিনের শুরুটা করতেছি মা পূজা দিয়া, খাতা নিয়ে খাতা যাত্রা করলাম। আজকের দিনটা আমরা যেভাবে আনন্দ উপভোগ করতেছি, যাতে সবাই সারা বছর এইভাবে আনন্দ উপভোগ। প্রতি বছরই আমরা এখানে কিছু বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ আসি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে। সমস্ত ব্যবসায়ীরা তাদের হালখাতা নিয়ে এখানে আসেন। তাদের প্রতিষ্ঠানের যত হিসাব নিকাশের খাতা লক্ষ্মীনারায়ণের চরণে করে তারপরে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আমরা এখানে গণেশের বন্দনা, সন, শতাব্দ এগুলি লিখে যাত্রা করে দেই। এটা খুবই আনন্দের দিন আর বাঙালির বড় উৎসব। এই বছরের একটা দিন আমরা সবাই অপেক্ষা করি এই দিনটার জন্য। আর ঠাকুর বাড়িতে খুবই আনন্দ উৎসব করি, বাড়িতে গিয়ে রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া, সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই। इस डिजिटल एज में बही खाता की महिमा काफी कम हो गई है। पहले विभिन्न दुकानों पर बही खाता पूजा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता था। अब इसमें काफी कमी आ गई है क्योंकि अब ज्यादातर काम मोबाइल और कंप्यूटर्स के जरिए किए जाते हैं। हालांकि पहले की तुलना में बही खाते की बिक्री थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अधिकांश व्यापारी अभी भी
परंपरा के अनुसार बही खाते की पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बीच यह अद्भुत बंधन बंगाली संस्कृति को समृद्ध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 1961 से त्रिपुरा रविंद्र परिषद राज्य की सांस्कृतिक दुनिया में विशेष भूमिका निभा रही है। मंगलवार को बांग्ला नववर्ष के अवसर पर त्रिपुरा रविंद्र परिषद द्वारा नववर्ष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दक्षिणी गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में गुणीजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दिन राज्य के सांस्कृतिक जगत से जुड़े 9 व्यक्तियों को संस्था की स्थायी सदस्यता भी प्रदान की गई है, ऐसा त्रिपुरा रविंद्र परिषद ने बताया। এই শহরে আলোকিত, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত যে গুণীজন আছেন তাদেরকে আমরা যথাসাধ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং বিনয়ের সঙ্গে আমাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে থাকি। এবারও আমরা সমাজ সেবায় উল্লেখযোগ্য এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবদানের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রী রঞ্জিত কুমার সাহা মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছি। সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যশিল্পী তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী মহাশয়। दस्तावेज और कागजात होने के बावजूद माफिया की धमकी का शिकार होकर सड़क पर उतरकर विरोध करने को मजबूर हुए अगरतला के प्रगति रोड से सटे इलाके के सुब्रत देब्बर्मा। मंगलवार तड़के कमल देब्बर्मा नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में माफिया के एक समूह ने उनके घर में घुसकर दुकान और जमीन पर कब्जा कर लिया, ऐसा आरोप लगाया है सुब्रत देब्बर्मा ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुकान और मकान के वैध दस्तावेज व बाकी कागजात होने के बावजूद माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। কাগজপত্র ভ্যালিড থাকার ফলেও কেন আমার বাড়িতে জোর করে একজন কমল দেব্বর্মা নামে ওর ছেলের নামে বিশ্বজিতের নামে জায়গা কিনা রং টং করে লিছে। আমার নিজের বৈধ দোকানের মধ্যে তারা কিভাবে এটা সম্ভব হয়? আমি প্রমোটারে জিজ্ঞেস করলাম, পরে প্রমোটার আমাদের বুথ মিটিংয়ের পরে আপনার সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে? তা আমি তো আর জানি না প্রমোটার কি করেছে না করেছে। যেহেতু আমার বাড়িতে অবৈধভাবে সে আমার বাড়িতে ঢুকলো আজকে, আমি শুনেছি এখানে পুজোও দিয়ে গেছে নাকি। হ্যাঁ, এটা কি বৈধতা কে দিছে এটা তো আমার জানা নেই। আমি সেই কারণে আমি আইনের শরণাপন্ন হইলাম। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ व्यापार विवाद का वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगा है। इस मामले में इसका असर भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। विश्व के 2 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पहले ही पड़ना शुरू हो चुका है। गरीब देश प्रभावित हो रहे हैं। मध्यम आय वाले देशों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों से आने वाले सामानों पर एडिशनल चार्जेस 3 महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा किया है। उनकी इस घोषणा को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इस बात पर भी बहस हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर लिया है या अपनी कंपनी ट्रंप मीडिया के प्रमुख के तौर पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO
ने चेतावनी दी है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 27% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है। इसका भारतीय बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। चाइना अमेरिकन रेडिकलिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दूसरी ओर ग्लोबल ट्रेड से जुड़े लोगों का मानना है कि अमेरिका अमेरिकन मार्केट में चीनी वस्तुओं की अधिक आपूर्ति को रोकने के लिए यह अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में चीनी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक बढ़ाकर 145% कर दिया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। जवाब में चीन ने अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के आयात में फेस रिडक्शन की घोषणा की है। इसी बीच भारत यह नहीं समझ पा रहा कि वह इस अवधि में क्या करेगा, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 90 दिनों के लिए उच्च आयात शुल्क को निलंबित करने की घोषणा की है। इसीलिए भारत इस अवधि के भीतर अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच इस ट्रेड एग्रीमेंट पर कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका ने एक तरफा तौर पर भारत पर आयात शुल्क बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि भारत अगले 90 दिनों के भीतर कम से कम आंशिक रूप से समझौता करना चाहता है, अन्यथा भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, भारत को नहीं पता कि ट्रंप 90 दिनों के बाद क्या करेंगे, इसीलिए भारत ईयू और यूके के साथ व्यापार बढ़ाना चाहेगा। भारतीय वित्त मंत्री पहले ही ब्रिटेन का दौरा कर चुके हैं। यदि भारत पर अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया जाता है तो भारत को प्लान बी के रूप में ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाना होगा। भारतीय बाजार पहले से ही चीनी उत्पादों से भरा हुआ है। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक बढ़ाकर 145% कर दिया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन अमेरिकन बाजार की तुलना में भारतीय बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसीलिए भारत को यह बात ध्यान में रखना होगा ताकि चीन भारतीय मार्केट पर मोनोपोली ना कर सके। एक और अमेरिका ने सभी देशों पर आयात शुल्क 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, लेकिन चीनी उत्पादों के लिए ऐसा नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर। इस स्थिति में हमें ग्लोबल ट्रेड पर भविष्य के प्रभाव पर नजर रखना जरूरी है। इसीलिए अगले कुछ महीनों में चल रहे व्यापार तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर काफी विश्लेषण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वक्फ विधेयक को मिले समर्थन को देखते हुए केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इस मामले में विधि आयोग को सक्रिय किया जा रहा है। वक्फ बिल के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी केंद्र सरकार के शीर्ष एजेंडे में है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए केंद्र सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई। भाजपा बहुमत के लिए जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी पर निर्भर करती है। सरकार ने पार्लियामेंट्री अरिथमेटिक को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद मुद्दों पर दूर रहने का निर्णय लिया था। हालांकि जेडीयू और टीडीपी के अलावा बीजेपी को वक्फ बिल पारित करने में वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे पार्टियों का भी समर्थन मिला है। इसके बाद बीजेपी ने यूसीसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ आने के बाद भाजपा बाउंड्री डिलिमिटेशन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे रखना चाहती है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है। डीएमके को भी इन मुद्दों से फायदा हो सकता है। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया और इसके सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित किया। आयोग को इस मुद्दे पर लगभग 1 करोड़ लोगों की राय प्राप्त हुई। 22वें लॉ कमीशन ने लगभग 30 संस्थानों के साथ विचार विमर्श किया है, लेकिन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का काम रोक दिया गया। हालांकि इस बार यूसीसी को आगे बढ़ाने के लिए लॉ कमीशन को पुनः सक्रिय किया गया है। 23वें लॉ कमीशन की अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी की गई थी। अब करीब 7 महीनों के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर फैसला किया गया है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ फेमस लॉयर हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विभिन्न नेशनल न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है कि उनकी भर्ती अधिसूचना इस हफ्ते जारी की जाएगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। इस मामले में यूसीसी
27 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई। यूसीसी किसी भी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सभी को समान अधिकार देना है। भाजपा ने दावा किया है कि यूसीसी के लागू होने से हलाला, पॉलीगमी और 3 तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगर नवजात शिशु चोरी होगा तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाल तस्करी से जुड़े सभी मामलों में 6 महीने के भीतर सुनवाई प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यदि किसी अस्पताल से कोई नवजात शिशु चोरी हो जाता है तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाल तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि बाल तस्करी से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने एक आदेश जारी कर उच्च न्यायालयों से कहा है कि वे इस संबंध में प्रत्येक निचले अदालत को निर्देश भेजे। देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक बाल तस्करी के मामले में आरोपी की अनशन जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आज कहा कि आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने का निर्देश भी दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह जानकारी एकत्रित करने का भी निर्देश दिया है कि देश के किस अदालत में बाल तस्करी के कितने मामले लंबित है तथा वर्तमान में ये मामले किस स्तर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर साल बाल तस्करी के औसतन लगभग 2000 मामले सामने आते हैं। 2022 में ऐसे 2250 मामले दर्ज कराए गए थे। यह आंकड़े बाल तस्करी की भयावहता को उजागर करती है तथा अपराध को रोकने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता की ओर संकेत देता है। कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से बाल तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज की ओर से एकजुट प्रयास की आवश्यकता है। अदालत के फैसले में अस्पतालों की सख्त निगरानी और आरोपियों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस निर्देश को लागू किया जाता है तो बाल तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला शाबरूम पैसेंजर ट्रेन सेवा एक बार फिर रद्द कर दी गई है। इस स्थिति में अगरतला शाबरूम दोपहर की ट्रेन 5 मई तक रद्द कर दी गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक बार फिर अगरतला शाबरूम रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं रद्द करने का आदेश दिया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 14 अप्रैल से 5 मई तक अगरतला शाबरूम और शाबरूम अगरतला डेमो ट्रेन को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। इस मामले में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पदाधिकारी ने ट्रेन सेवाएं रद्द करने का कारण नहीं बताया है। हालांकि शुरू में बताया गया था कि रेलवे लाइन पर काम के कारण ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई थी। सामान्यतः 756 RR डेमो ट्रेन रविवार को दोपहर 1:40 पर शाबरूम के लिए रवाना होती है। यह ट्रेन शाम 4:30 बजे पुनः अगरतला के लिए रवाना होगी। इन दोनों ट्रेन को पहले पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 5 अप्रैल से 12 मई तक रद्द किया था। बाद में 13 अप्रैल को एक दिन के लिए 2 डेमो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब है कि यह डेमो ट्रेन पिछले रविवार को एक दिन के लिए अगरतला शाबरूम रेलवे लाइन पर चलेगी। पिछले गाइडलाइंस में ट्रेन को 12 मई तक रद्द किया गया था, जबकि इस बार इसे 5 मई तक रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा टीम के गोलकीपर आलोक उनके अचानक निधन से राज्य के फुटबॉल जगत में शोक की लहर छा गई है। प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध फुटबॉलर आलोक त्रिपुरा के उनके असमय निधन पर राज्य फुटबॉल संघ ने गहरा शोक जताया है। मंगलवार को उनका निधन हो गया। आलोक त्रिपुरा जो राज्य की संतोष ट्रॉफी टीम के गोलकीपर थे, उनका असमय निधन हो गया। पिछले साल उन्होंने रामकृष्ण क्लब और इस साल एकतान युवा संस्था की ओर से खेलने की योजना बनाई थी। कुछ दिन पहले उन्हें बुखार हुआ
थोड़ी राहत के बाद वे घर लौटे, लेकिन 14 अप्रैल को मेला देखने के दौरान फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन से फुटबॉल जगत में शोक की लहर दौड़ उठी है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।